प्रणाम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा था और संज्ञा के भेदों के नाम भी जाने थे। आज के हमारे इस वीडियो में हम संज्ञा के भेदों की परिभाषा को विभिन्न उदाहरणों के आधार पर समझेंगे। तो हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने 5 भेदों के नाम भी पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम प्रत्येक भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि विशेष प्राणी। विशेष प्राणी इसमें जैसे राम, राधा, सीमा, चेतक, नीलगाय, आदि। ये सभी विशेष प्राणी क्यों हैं? क्योंकि हम इनको नाम से जानते हैं, नाम से बुला रहे हैं। जैसे चेतक कहा हमने, तो आप सभी के दिमाग में यही बात आई होगी कि ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है। फिर नीलगाय, ये सभी विशेष प्राणी में आते हैं। तो है विशेष स्थान। विशेष स्थान, विशेष स्थान में कोई भी जगह का नाम हो सकता है, जैसे वाराणसी, अयोध्या, जोधपुर, आबू पर्वत आदि। अब हम देखते हैं विशेष वस्तुएं। विशेष वस्तुएं, विशेष वस्तुओं में जैसे कि हमारे जो ग्रंथ है वे भी वस्तुओं में आएंगे, जैसे रामायण, गीता, महाभारत। तो ये भी विशेष वस्तुओं में आते हैं। तो हमने लिख दिया गीता। और भी आपको आसपास दिखती होगी कई वस्तुएं, जैसे कि आप सभी के घरों में पंखा होगा। पंखे का नाम जैसे मान लीजिए बजाज पंखा, नटराज पेंसिल, जिस वस्तु का हम नाम से बुला रहे हैं या नाम से पहचानते हैं वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिसमें विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आती है, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें विशेष प्राणी, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्द थे, और इसमें जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं प्राणी। प्राणी में जैसे पशु, पक्षी, बालक, पेड़, पौधे, कीट इत्यादि। इसमें पशु लिखने पर पशु की
कोई भी पशु हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या अन्य जंगली जानवर भी हो सकता है और पालतू जानवर भी हो सकता है। पक्षी कहने पर भी पक्षी की सारी प्रजातियां उसमें आ जाती है। और बालक, बालक यानी बालक भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये भी पूरी जाति को दर्शा रहा है। पेड़, पेड़ भी बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। पौधे, कीट, ये सभी पूरी जाति को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, केवल एक की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में हम लेते हैं वस्तु। वस्तु जैसे कि फल, बर्तन, वस्त्र, पेंसिल, पंखा आदि। अब इसमें फल, फल कौन सा है? आम है, जामुन है, केला है, क्या है आपको नहीं पता, यानी कि ये सारे फलों की विशेषता बता रहा है, इसलिए फल हमारा जातिवाचक है। उसी प्रकार बर्तन है, वस्त्र है, पेंसिल। अभी जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा था नटराज पेंसिल, तो नटराज पेंसिल व्यक्तिवाचक संज्ञा था, क्योंकि उसमें पेंसिल का नाम हमने बताया था। पंखे का नाम बताया था बजाज पंखा, तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक था। लेकिन इसमें केवल पंखा लिखा है, ये कौन सी कंपनी का है ये हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम देखते हैं स्थान। स्थान भी कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैदान, पहाड़, शहर, नगर, राज्य, देश, गांव आदि। तो ये सभी स्थान में आएंगे, क्योंकि हमने किसी एक जगह का नाम नहीं लिखा है। हमने जैसे राज्य है तो हमारा राज्य जैसे राजस्थान है, लेकिन राज्य तो कई होते हैं, वैसे ही देश भी कई होते हैं, गांव भी कई होते हैं, शहर अनेकों होते हैं, पहाड़ अलग अलग होते हैं, मैदान अलग अलग होते हैं, तो ये भी सारे जाति को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। उपयुक्त सभी शब्द जैसे प्राणी, ये सामान्य प्राणी हो गया, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। सामान्य वस्तु है जो संपूर्ण वस्तुओं का बोध करा रही है, और सामान्य स्थान ये भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था तथा स्वाद आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा के अंदर एक शब्द आया है स्वाद आदि। अब आप ये देख करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये स्वाद आदि साथ में क्यों लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे हम तो स्वाद, धन आदि ये होगा, और जब ये जुड़ के लिखते हैं इसको तो ये हो जाता है स्वाद आदि। अब हम इस परिभाषा के
स्वाद, जैसे कि खट्टापन, तीखापन, कड़वाहट आदि। ये सभी भाव को दर्शाते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था और स्वाद आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी कि समुदाय, जो पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसको कहते हैं समूह। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण है सेना, दल, कक्षा, संगठन आदि। इसमें कोई अकेला एक व्यक्ति नहीं होता है, दो से अधिक जो होते हैं वे सारे समूह के अंदर आते हैं। तो इन सभी में दल होते हैं, समूह होते हैं, ये सारे उदाहरण समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, और द्रव्य का ही एक और अर्थ होता है धातु। द्रव्य को धातु भी बोलते हैं और पदार्थ भी बोलते हैं। तो जो भी शब्द धातु का बोध करा रहे हो, पदार्थ का बोध करा रहे हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पानी, दूध आदि। ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो भैया बहनों, ये थे हमारी संज्ञा और उसके पांचों भेद, जिसको हमने अनेकों उदाहरणों के माध्यम से समझा है। आज हमने संज्ञा के पांचों भेदों के बारे में समझा है। सबसे पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप भी इन्हें एक बार पुनः पढ़ें।